हम इतिहास के सबसे क्रिएटिव आदमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रील बनाने वाले लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो पागल थे और रात में ऐसे डेड बॉडीज काटते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। लियोनार्डो और बिल गेट्स का भी एक कनेक्शन, वो देख रहा है कि बटरफ्लाई को छूता हूं तो अलग किस्म से उड़ती है, चिड़िया को छूता हूं तो अलग किस्म से उड़ रहे हैं, फिर मैं क्यों उड़ रहा हूं? तो डिजाइन के बच्चों, अगर आप ये देख रहे हैं तो केवल आप ही को रीडू नहीं मिलता है, लियोनार्डो दा विंची को भी रीडू मिलता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक नया सीरीज है। एंड सीरीज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोग सबसे पहले आज की क्लास में बहुत सारा नाम और बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी होंगे जो कि नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, तो एक पेन पेपर अपने पास में रखना। एंड बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, तो ब्रेक भी ले लीजिएगा क्योंकि आज की क्लास ज़्यादा लंबी होगी। लेकिन अगर तुमने ठीक से समझ लिया आज की क्लास तो तुम लोग पागल हो जाओगे। और आज की क्लास के बाद दो ही चीज हो सकती है, या तो तुम्हारा पेंटर आर्टिस्ट आर्ट पर से भरोसा ही उड़ जाएगा, या तो तुम ऐसे डूबोगे कि उसके बाद निकलना नामुमकिन है। ठीक, आज के जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो हमारे पहले विषय हैं, उनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। देख ही गया होगा थंबनेल पे और वीडियो के टाइटल में भी। लियोनार्डो दा विंची मोस्ट टॉक्ड अबाउट आर्टिस्ट है, जिनको इतिहास में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ जानता है। तीन चार चीजें हैं जो कि लोग मुख्य तौर पर जानते हैं। मोनालिसा, जो थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं स्कूल में वो द लास्ट सफर तक पहुंच जाते हैं। और कुछ रील बनाने वाले लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि वो पागल थे और रात में ऐसे डेड बॉडीज काटते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे, है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को एकदम आराम आराम से विस्तार में समझते हुए चलेंगे, टाइमलाइन को समझते हुए चलेंगे, कहानी के रूप में समझते हुए चलेंगे, और इस तरीके से समझेंगे कि हमको सब क्लैरिटी मिल जाए। नाम में बहुत भारी भारी दूंगा, नाम रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नाम भूल भी जाओ जिंदगी में तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्रोनोलॉजी एंड सीरीज ऑफ इवेंट्स याद रहने बहुत जरूरी है। नाउ अब मैं ये बता दूं कि ये जो आर्टिस्ट हैं ये रेनेसा पीरियड के हैं। रेनेसा नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। रेनेसा भी मोस्ट टॉक्ड अबाउट और नोन सब्जेक्ट है, लेकिन ठीक तरीके से उसको नहीं समझा गया है मेरे हिसाब से। तो बिट्स एंड पीसेस में जो भी इंफॉर्मेशन हैं उनको हम कैटर करेंगे, कुछ कुछ मिथ हम हटाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप दंग हो जाएंगे जान के कि इनका किस किस चीजों से कनेक्शन है। जैसे लियोनार्डो दा विंची और बिल गेट्स का क्या कनेक्शन है, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे। बिल गेट्स का भी कोई कनेक्शन हो सकता है, बिल्कुल। लियोनार्डो दा विंची ने किन किन और चीजों के ऊपर काम किया था जिसके बारे में बात नहीं होती, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जो इनके जिंदगी के बारे में हमको जानने चाहिए और सीखने चाहिए, ना केवल टाइमलाइन के बारे में। उस वक्त भारत में क्या हो रहा था वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे, ताकि हमको पूरा पिक्चर क्लैरिटी से समझ में। ठीक, लियोनार्डो दा विंची तक पहुंचने के लिए आपको टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है कि जो रेनेसा का जो पूरा समय है ये क्या है और क्यों है। बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत हिंदी मीडियम के थ्रू तैयारी कर रहे हैं या वैसी शिक्षण है, तो उसके हिसाब से भी आपको सहूलियत मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत आसान शब्द इस्तेमाल करूंगा, कोई भारी शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, और अगर करूंगा भी तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, सबसे पहले रेनेसा वर्ड का मतलब क्या है, लोग यही नहीं बताते। रेनेसा वर्ड का मतलब होता है पुनर्जन्म, नई शुरुआत। ठीक, ये मुख्य तौर पर ये उस प्रांत का पीरियड है जो कि यूरोप का इतिहास में काउंट किया जाता है। रेनेसा को रेनेसा क्यों बोलते हैं? रेनेसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाले फेज में इंसान ने, ह्यूमैनिटी ने, पूरी इंसानियत की जाति ने अपने पुरानी धारणाओं को तोड़कर नए विजन्स को अपनाने का निश्चय किया, न्यू चीजें ट्राई करने की कोशिश की, नए उपलब्धियों को हासिल करने की कोशिश की, एक्सपेरिमेंटेशन को अलाउ किया, आर्टिस्ट को अलाउ कर दिया। उसके साथ बहुत सारे स्ट्रगल भी थे, बहुत सारे प्रॉब्लम भी थे, लेकिन रेनेसा को रेनेसा ही इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो नई चीजों को अलाउ करता है, नए इक्विपमेंट्स को अलाउ करता है।
रेनेसा मुख्य तौर पर 4 पीरियड में डिवाइडेड है, ठीक। सबसे पहला जो पीरियड है उसको प्रोटो रेनेसा बोलते हैं, जो कि 1200 से 1300 के बीच का कार्यकाल में है। इस समय ज्योतो डी बोनोने नाम के आर्टिस्ट हैं जो ऐसे पेंटिंग बनाते हैं जिसमें कॉम्पोजिशन बहुत शानदार है, रियलिस्टिक है, पॉप कलर्स हैं और बहुत अच्छे से रूल ऑफ थर्ड्स समझा जा रहा है। रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है कि सब्जेक्ट बीच में है, आसपास पेड़ पौधे, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा बनाना है, लेकिन यहाँ पर रियलिज्म उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हम इमेजिन करते हैं जब भी रेनेसा की बात करते हैं। उसके बाद आता है अर्ली रेनेसा इन इटली। ये 1400 से 1490 तक चलता है। इसमें बोटिचेली नाम के बड़े ही फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने प्राइमवेरा नाम की पेंटिंग बनाई है, जो कि इस सदी का बहुत फेमस पेंटिंग। मैं बीच में ग्रिड इसलिए बनाता चल रहा हूँ क्योंकि पेंटिंग को समझने के लिए बीच के ग्रिड मार्क्स बनाने को जरूरी है। उससे समझ में आएगा कि कितने वेल डिफाइंड एंड वेल कंपोज्ड इमेजेस होते थे। इन्होंने भी यूज किया, इन्होंने भी फोरग्राउंडिंग बैकग्राउंडिंग यूज किया, इन्होंने भी रियल मॉडल्स लाने यूज किए, थोड़े रियलिस्टिक और पड़ गई चीजें। असली रेनेसा का जो दौर होता है ये दोनों के सपोर्ट पर बनता है, जो कि है हाई रेनेसा। जो आज के हमारे सब्जेक्ट है वो हाई रेनेसा में रहते हैं। 1490 से 1527 के बीच का कार्यकाल, जिस वक्त मोनालिसा हमको मिल रही है। इस समय क्या होता है, इस समय लियोनार्डो दा विंची के साथ बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो कि धुरंधर लेवल हैं, माइकल एंजेलो भी। अब ये जो मोनालिसा है, अब लियोनार्डो दा विंची के ऊपर की जो पेंटिंग्स जितने हैं वो तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बस ऊपर ऊपर के लिए समझने के लिए इस दौरान मोनालिसा हमको मिली। उसके बाद एंड ऑफ रेनेसांस चौथा पीरियड होता है जो अर्ली 1600 है। इस समय हमको मडोना विद द लॉन्ग नेक नाम की फेमस पेंटिंग मिलती है, जो कि पोस्ट लियोनार्डो दा विंची का एरा है। इस समय तक ये सारी इंप्लीमेंट करती गई हैं। अब एक बार ध्यान से देखो, ये पेंटिंग देखो ध्यान से, कॉम्पोजिशन देख रहे हो, ठीक। फिर ये कॉम्पोजिशन देखो, नहीं लग रहा कि इसी के ऊपर एक लेयर बढ़ा गया है। अब इसके बाद ये टेक्निक देखो जिसमें बैकग्राउंडिंग कितनी डिटेल में है, ये देखो। अब ये तीनों को मिला के तक एक चौथा ज्यादा लाइव है, राइट। तो आपको ये दौर समझना बहुत जरूरी है, कैसे पेंटिंग की क्वालिटी एंड कॉम्पोजिशन प्रोग्रेस करती है। लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम हाई रेनेसा पे रहेंगे। आज हम लियोनार्डो दा विंची के ऊपर बात करने वाले हैं और उनकी जिंदगी के ऊपर बात करने वाले हैं। लियोनार्डो दा विंची बहुत जरूरी है रेनेसा के टाइमलाइन में। ऐसा कई सारे डिबेट्स चलते रहते हैं इंटरनेट के ऊपर कि मोनालिसा इतनी फेमस क्यों है। मोनालिसा से और भी ज्यादा अच्छी पेंटिंग लियोनार्डो खुद ने बनाई है, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से हैं और क्यों इतनी अच्छी हैं। आप बोलोगे कि सच में मोनालिसा से ज्यादा अच्छी है, लेकिन जब मोनालिसा हम डिस्कस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मोनालिसा मोनालिसा क्यों है। हम इतिहास के सबसे क्रिएटिव आदमी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप आर्ट में किसी भी मामले में बिलोंग करते हैं तो ये आपका परम सौभाग्य है कि आप इस व्यक्ति के डिटेल में जानेंगे, ठीक। टाइमलाइन समझ गए। इस दौरान, जिस दौरान लियोनार्डो दा विंची हैं अपने कार्यकाल में, जब सब सारी चीजें कर रहे होंगे, उस समय भारत में डायनेस्टीज चल रही थी, सल्तनत चल रहे थे, और दिल्ली के ऊपर तैमूर लंग ने आक्रमण करके एक मुगल को हराया था, एक सल्तनत को हराया था। मुगल नहीं थे, मुगल से पहले थे। तो भारत में अलग किस्म की दुआ चल रही थी इस टाइमलाइन के हिसाब से, और अभी वहां पर आर्किटेक्चर ब्लूम होने वाला है। तो आर्किटेक्चर की नई शुरुआत होने वाली है। वैसे जो मैं तैमूर लंग की बात कर रहा हूँ वो तिमुरिद डिनेस्टी से आते हैं। उनके ऊपर लिंक एक बहुत ही शानदार वीडियो है जो कि बहुत प्यार से आगे टाइमलाइन में जाकर ताजमहल से बनती है, तो उसकी वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा, वो भी हमने डिस्कस की है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक।
हम कहानी के रूप में समझेंगे, मजा करते हुए चलना है, फुल मजा करते हुए चलना है, ठीक है। एक बच्चे से एम्पैथी करते हुए चलना है तो ज्यादा आपको फन आएगा। 1452 15 अप्रैल, ठीक। तीसरे पहर 10:30 रात में एंचियानो, एक छोटा सा गांव, ठीक। एंचियानो में क्या होना मैं आपको बताता हूं। एंचियानो गांव में थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, रात में सबके लाइट्स ऑफ है, 10:30 बज रहे हैं रात, ठीक। लेकिन एक घर में रोशनी चालू है, लाइट जल रही है, ठीक है। अब इस घर में गहमा गहमी का माहौल है, आसपास की औरतें इस घर में आई हुई हैं क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन इसको सेलिब्रेटरी तरीके से नहीं देखा जा रहा है, ठीक। यहाँ पर बच्चा पैदा होने वाला है। अचानक से थोड़ी देर में एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, ठीक। और यहाँ पर जन्म होता है एक छोटे से बच्चे का, लेकिन इस बच्चे के जन्म होने से इसकी मां खुश नहीं है। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में मिस्ट्रेस कल्चर बहुत कॉमन कल्चर था। मिस्ट्रेस कल्चर जिस तरीके से हम आज इमेजिन करते हैं वैसा नहीं था। तब यह था कि वाइफ होती थी और वाइफ के अलावा जो भी प्रेम संबंध होते थे उनको मिस्ट्रेस के रूप में रखा जाता था। और अगर आप शादी नहीं की है और जब तक आपकी वाइफ वो नहीं बनी है एक स्त्री, तब तक वो मिस्ट्रेस की श्रेणी में रखी जाती थी। अलग अलग मान्यताएं हैं। तो इसके ऑफिशियल पिता नहीं है इस बच्चे के, ठीक है, लेकिन टेक्निकली मैरिज के हिसाब से पिता नहीं है। चलिए, माता का नाम कैथरीना है, जिसको कैथरीना भी बोलते हैं वो पर, ठीक। बच्चा रो रहा है, आसपास की औरतें हैं सांत्वना दे रही हैं कि क्या हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक तो है, देख लेंगे, मिल के संभाल लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन वो बहुत रो रही है, बहुत डरी हुई है, क्योंकि अविवाहित है और बड़ी पुअर बैकग्राउंड से, ठीक। तो डरी भी बहुत ज्यादा है। पिता जी का नाम है, जो उनके पिता है उनके बारे में बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे, जिनका नाम है सर पियरो दा विंची, ठीक। सर पियरो दा विंची। अब ये जो प्रांत है जिस जगह पर ये सारी घटना घट रही है उस जगह का नाम भी विंची है, इसलिए सबके टाइटल में विंची लग रहा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये अच्छे घर के हैं, इतने अच्छे घर के हैं कि इनसे शादी नहीं कर सकते हैं, घर वालों पर दबाव है, ठीक। बच्चा भी पैदा हो गया है। अब ये सारी चीजें होने के बाद वो अवैध संतान घोषित कर दिए जाते हैं, जिसको इतिहास में बहुत बार यूज किया जाता है, इलिजिटिमेट चाइल्ड। इलिजिटिमेट चाइल्ड है क्योंकि प्रेम संबंध से हो गए। अब माँ और पिता दोनों ने अलग अलग शादियां कर ली। बात कैसे की, क्या की, वो हम बताएंगे। लियोनार्डो स्वाभाविकता माँ के साथ रहना डिसाइड करते हैं, बहुत छोटे थे तो कहाँ अलग होते, तो अपनी माँ के साथ बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। रेडी क्या हो जाते हैं वही निर्णय होता है, माँ के साथ रहेंगे। इधर जो पिताजी हैं उनके फैमिली में क्या चर्चा होने मालूम है? उनके फैमिली में चर्चा होने कि तुमने क्या कर दिए, कल को जाके कहीं कुछ बोलेगी, कुछ होगा, ये बच्चा भी तो करेगा बड़ा होके, हमसे ये लड़ने आ गया तो, हमारे जायदाद छीनने आ गया तो हम क्या करेंगे, तुम ये क्या करती है, हमको कुछ तो इलाज करना होगा इससे, और क्या करें। तो बहुत सूझबूझ करने के बाद कैथरीन को समझाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे, किसी का अच्छा आदमी से शादी करा देंगे, तुम टेंशन उसकी मतलब, तुम अच्छी जिंदगी अपनी जियोगे, हमसे तुम्हारा एज सच कोई संबंध नहीं रहेगा, केवल और केवल एक ही संबंध रहेगा, लियोनार्डो जो बच्चा पैदा हुआ है उसी के लिंक के थ्रू हम और आप कनेक्टेड रहेंगे, उसका अलावा हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, ठीक। तो 1452 में ही सर पियरो ने अल्बियरा अमादोरी, एक समृद्ध परिवार की महिला से शादी की, ठीक। पिताजी ने एक शादी की है पहली, ठीक है।
और लियोनार्डो किसके साथ रह रहे हैं? अपनी माँ के साथ रह रहे हैं। क्लियर? कैटरीना जो निम्न वर्ग की थी, उनको परिवार द्वारा कहीं और शादी करा दी गई, जिस तरीके से हमने बात की थी। ठीक ठीक है। कुछ टाइम रहने के बाद कैटरीना ये सोचती है कि हम तो इतने अच्छे परवरिश कर नहीं सकते हैं बच्चों की, क्यों ना लियोनार्डो को अपने पिताजी के पास ही भेज दिया जाए, उन्हीं के साथ रहने के लिए भेज दिया जाए, और वो वहां पर जाके अच्छी परवरिश कर पाएंगे, अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। अब उस समय क्या हुआ कि लियोनार्डो सिर्फ 5 साल के थे। उस समय वो अपने दादाजी एंटोनियो दा विंची के घर विंची गांव में रहने लगे। ठीक, क्रोनोलॉजी ठीक है, आसानी है कहानी की तरह समझने में। गांव में क्या ही जिंदगी होती, तो इसलिए विंची में चले गए और अपने दादाजी के साथ रहने लगे, समृद्ध जिंदगी जी रहे थे। उनके दादाजी के घर की स्थिति में बताता हूँ कि दादाजी के घर में वो हेड ऑफ द फैमिली थे। दादाजी जो डिसीजन वो लेते थे वही मान्य होता था। ठीक, 5 साल की जिंदगी समझ में आ गई यहाँ पे। अब एक और बात समझ लो, ये बच्चा बचपन से ही स्कूल नहीं जा सकता है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ कुछ ऐसे टर्म्स में लूंगा जो कि आगे चल के आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, इलिजिटिमेट चाइल्ड। उस टाइम पर ये नियम था, अगर आप इलिजिटिमेट चाइल्ड हैं तो आप अधिकारी ही नहीं हैं किसी भी ऑफिशियल एजुकेशन के। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जब दादाजी ने बच्चे को रख ही लिया तो इलिजिटिमेट अभी भी कैसे? रख लिया, मैंने मान लिया है तो वो अपना भाई, बेटा, पिताजी, इसका मतलब वो सर्टिफिकेट या किसी ऑफिशियल तरीके से उसको गोद लेने की डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। ठीक, मैं इसका ध्यान रखूँ। ठीक है, ऑलराइट। अब ये बच्चा खेत में घूम रहा है क्योंकि स्कूल नहीं जाता है। खेत में घूम रहा है तो छोटी छोटी चिड़ियों को देख रहा है, बटरफ्लाइज को देख रहा है। 5-6 साल का बच्चा है और देख रहा है, सोच रहा है कि यार जिंदगी कितनी अच्छी है। वो देख रहा है कि बटरफ्लाई को छूता हूं तो अलग किस्म से उड़ती है, चिड़िया को छूता हूं तो अलग किस्म से उड़ती है। उड़ दोनों रहे, फिर मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूं? और अजीबोगरीब सवाल पैदा हो रहे हैं इस बच्चे के मन में। ठीक है, और अभी उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, नया घर में है, माहौल तो पूछ नहीं रहा है किसी से, बस दिमाग में स्टोर हुए जा रहे हैं। खेत खलिहानों में घूम रहा है, पंपकिन के बीच में, फसलों के बीच में घूम रहा है, लहरा रहा है बच्चा। ठीक है, चलिए 1458 में ये पिक्चर बहुत नई है, लेकिन कहा जाता है कि जिस प्रांत में लियोनार्डो बचपन में थे वो कुछ ऐसा दिखता था। वो ऐसे व्यूज को देख के थे बचपन में। ठीक, अब देखिए पिताजी जो थे ना, सर प्यूरो दा विंची जिनका नाम था, याद है? वो क्या काम करते थे पता है? ये तो पूछा ही नहीं है तुम लोगों ने। सर प्यूरो दा विंची काम करते थे एक नोटरी में, एक ऑफिशियल काम होता है, और वो जिस जगह पर काम करते थे वो था फ्लोरेंस। ठीक, तो इनके पिताजी सर प्यूरो फ्लोरेंस में नोटरी में काम करते थे, तो शहर आना जाना था। ठीक, विंची से फ्लोरेंस आते जाते रहते थे। इस वक्त तक इस बच्चे की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि इसने ड्राइंग करना शुरू कर दी है। पेपर था जी, तो छोटे मोटे ड्राइंग बनाना, तितलियां बनाना, फूल बनाना, पत्ते बनाना, ये शुरू कर दिए। ठीक, अब बच्चा है तो ड्राइंग करेगा ही, हर बच्चा ड्राइंग करता है, तो सबने सोचा कि ठीक है ड्राइंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई बात नहीं। 1459 में क्या हुआ, चाचा फ्रांचेस्को या चाचा फ्रांसिस्को, जो भी बोल लीजिए, हिंदी में फ्रांसिस्को भी बोलते हैं, उनकी एंट्री सीन में होती है। पिताजी तो व्यस्त रहते थे, तो चाचा जी आए और उन्होंने देखा कि ये बच्चे की जिंदगी में आर्ट बड़ी सुंदर है ना? तो चाचा जी वैसे लगे ठीक है बच्चा है, साथ में घूम फिर लेगा, तो उसको घुमाते फिरते थे। वो बोले कि चलो पास के खेत में चलते हैं, और खूब ले जाते थे। और उनके चाचा थे जो फ्रांसिस्को थे, उनकी बड़ी ज्यादा रुचि और इंटरेस्ट थी फसल में, फल में, फूल में, प्लांटेशन, फार्मिंग, इन सब चीजों में बहुत सारा इंटरेस्ट था उनका। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुमको नई नई चीजें बताता हूँ। तो वो ले जाता, देखो देखो ये फूल है, देखो ये सनफ्लावर है, देखो ये ऐसा होता है, देखो ये वैसा होता है।
तो प्लांट्स की समझ अपने चाचा से इनको मिलने लग गई बड़े कम उम्र में। ठीक, अब ये बच्चा जो है क्या क्या सीख चुका है, ड्राइंग आ गया है, नेचर में इंटरेस्ट रखता है, फार्मिंग एंड प्लांटेशन की समझ रखता है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब परिवार में सौतेले भाई बहनों का आना शुरुआत हो चुका था। अब सौतेले भाई बहन कहां से आ रहे हैं? पिताजी जो है उन्होंने शादी की थी, याद है? तो अब उनके बच्चे भी होंगे, तो उनके बच्चे होने लग गए। टेक्निकली तो सौतेले बच्चे हैं, लेकिन वो घर में आने लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में कोई डायनामिक चेंज होता है। विंची को प्यार अभी भी बहुत ज्यादा मिलता है घर में, ठीक, सौतेले बच्चे आने के बावजूद। ठीक है, अब देखिए 14 से 61 कहते हैं कि जिस जगह पर वो रहते थे वो कुछ ऐसा घर है। तो इससे आप ये समझिए कि उस टाइम पर मोटे मोटे ब्रिक्स इस्तेमाल किए जाते थे घर बनाने के लिए, और आर्किटेक्चर कुछ इस किस्म का होता है, ऐसी खिड़कियां इस सब आगे लगे। ठीक, अब ये बच्चे ने सवाल पूछना शुरू किया, क्यों हम यहाँ, क्यों हैं, चिड़िया क्यों उड़ती है, मछली क्यों तैरता है, हम पानी में क्यों नहीं जा सकते, मछली नीचे क्यों नहीं आ सकती। हर बच्चा जो सवाल पूछता है आपसे, एलिफेंट भी क्यों नहीं होता, ऐसा सवाल ये बच्चा पूछने लग गया, क्योंकि थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा था कि क्या ये पूछ रहा है, ऐसे क्यों पूछ रहा है। ठीक है, वो ऑलिव ग्रोव्स में पहाड़ियों में जाकर समय बिताते थे अपने चाचा जी के साथ। ठीक, इससे क्या हुआ, इन्होंने पहाड़ों को बहुत पास से देखा। आगे चल के मैं पेंटिंग बताऊं कि जहां पर इसकी झलक दिखती है कि बचपन से क्या क्या चीजें आगे होती हैं, इसीलिए बचपन बता रहा हूं, वरना बचपन इरेलीवेंट हो जाता। ठीक है, अभी तक इस बच्चे की ड्राइंग में पकड़ ठीक ठाक हो गई, ज्यादा उम्र भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बच्चे की रुचि अब आउटसाइड ज्यादा है, घर से, घर के बाहर ही रहता है ये बच्चा। ठीक, पेड़ों के साथ घूम रहा है, ये सारी चीजें चल रही है। अब औपचारिक स्कूल नहीं था तो घरेलू शिक्षा नियमित थी, घर भी पढ़ाया जाता था, जो बेसिक चीजें सिखाई जाती थी, डिसिप्लिन, मॉरल्स, एथिक्स, ये सब घर में ही सिखाए जाते थे। ठीक, अब यहां से चीजें बदलनी शुरू होंगी। नाउ थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग एंड सीरियस, राइट। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस व्यक्ति ने कितना बड़ा योगदान दिया है, आप अगर देखेंगे तो यही चक्कर खा के गिर जाएंगे। आपको लगेगा कि एक आदमी इतना सब कैसे कर सकता है। ठीक, ड्राइंग की प्रतिभा धीरे धीरे उभर रही थी। ठीक, प्रकृति से गहरा लगाव भी था। उन्होंने, जो पिताजी थे ना, उन्होंने आते जाते देखा कि विंची जो है ड्राइंग में बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं फ्लोरेंस आता जाता ही रहता हूँ, तो फ्लोरेंस में ही क्यों ना कुछ किया जाए। अब यहां से कहानी का टाइमलाइन इंटरेस्टिंग करता हूँ। फ्लोरेंस ऐसा दिखता है, ठीक, याद आ गया फ्लोरेंस, ऐसे फोटोज देखे हैं आपने फ्लोरेंस के, बड़ी सुंदर जगह है। रेनेसा के लिए फ्लोरेंस केंद्र माना जाता था। ठीक है, इस जगह पर एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहता था, बहुत डिसिप्लिन, खड़ूस और बहुत नियमित रहने वाला, लेकिन बहुत फेमस। उनका नाम पता है क्या है? उनका नाम है विरोचियो। विरोचियो बहुत फेमस थे, मतलब अभी के दौर के सबसे फेमस पेंटर आप मान लीजिए, वैसे लोगों के वो थे, अपने सामने किसी को नहीं मानते थे। वहां पर एक दिन सोचते हैं कि इनके स्टूडियो में, इनके पिताजी, लियोनार्डो के पिताजी सोचते हैं मैं फ्लोरेंस जाता हूँ, विरोचियो वहां रहते हैं, इनसे मिला दूंगा, इस बच्चे का कुछ है, ड्राइंग भी कर ले, कुछ करिएगा। तो वो एक टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप, ठीक है। अप्रेंटिसशिप क्या है, मैं आसानी से समझाता हूं। आज के डेट में हम इंटर्नशिप करते हैं ना, इंटर्नशिप का फॉर्मेट क्या होता है? इंटर्नशिप तो हम इसलिए भी होता है क्योंकि आप कंपनीज में भी जाके इंटर्नशिप करते हो, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, लॉयर होते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर में रह के
ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो अप्रेंटिसशिप होता है। ठीक, इसका प्रस्ताव दिया वेरोचियो को जाके पिताजी ने। बहुत सोचने अध्ययन देखने के बाद, ड्राइंग देखने के बाद उन्होंने वो बातें कर ली। आज तो छोटा लड़का वेरोचियो के सामने खड़ा है। क्या कर लेते हो बाबू? ड्राइंग कर लेता हूँ, और कोई औपचारिक डिग्री नहीं है, कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़ाई नहीं की। तुम आज से 3 चीज करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्रश धोना, इजल लगाना, और मेरे साथ सीखना, बस ऑब्जर्व करोगे। पहले 6 महीने छूने भी नहीं दूंगा कुछ, केवल सवेरे आओगे और साफ सफाई करो। जी ठीक है, ठीक है। इनके साथ एक और बच्चा आया है कुछ टाइम के बाद। अब उस बच्चे के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब इसी यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होनी शुरू होंगी। तो अब इनका दिनचर्या अगले 6 महीने तक क्या है? ब्रश साफ करना, विरजियों की डांट करना। ठीक, कभी कुछ गलती कर दे, कभी कुछ गलती कर दे, है ना। रात में कोशिश करे कि थोड़ा बना के देखिए, बहुत चून भी तो होता है कि देख रहे कि भाई बनाने का, लेकिन रोज डांट करते। एक दो बार कीजल छू दिया तो बड़ी कड़ी पनिशमेंट भी। कैसे ब्रश उठा लिया तुम, कैसे पेंट बना लिया तुम, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ठीक है, बहुत डर का माहौल, लेकिन बड़ी इच्छा है कि कुछ करे। ठीक है, अब ये सब चल रहा है। इधर अल्बीरा अमादोनी, जो लियोनार्डो की सौतेली माँ थी, जो कि पिताजी के साथ विवाह हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब परिवार के दुख का माहौल है, लेकिन लियोनार्डो पर प्यार और सब चीज मिलता है, व्यवस्था मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता है। विरोचियो वहां पर वो अवधार रखते थे कि जितने भी आसपास के पॉलिटिकल संबंध थे ना, वो सब स्ट्रॉन्ग थे उनके। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आज की अगर मान लीजिए आप अगर दिल्ली से स्टूडेंट अगर आप अभी देख रहे हैं, दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले जाने का मतलब है कि ये खतरनाक बच्चा है और यहाँ से निकल के बहुत अच्छी जगह ही जाए। सब नहीं जाते, लेकिन कुछ कुछ जो भी निकले हैं बहुत मान निकले हैं। उनका स्टूडियो उस तरह का था। वेरोचियो के पास सीख रहे हो आप, मतलब आप खतरनाक लेवल के स्टूडेंट हो। और आप देखोगे कि वेरोचियो के पास से जो जो बच्चे निकले हैं, आप कहोगे कि क्या कमाल है। बहुत खड़ूस, छूने भी नहीं देता था, ब्रश नहीं छूने देते थे ना, विश्वास नहीं था लियोनार्डो ब्रेनो। लेकिन आगे चल के जो होगा वो आपको गूस बम्प्स दे देगा। ठीक है, ठीक है। फ्लोरेंस पहुंचने के बाद, विरोचियो से साथ समय बिताने के बाद, वो स्टूडियो में जूनियर अप्रेंटिस बन गए, सीखने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने ब्रश को उठाकर, वेरोचियो ने बोला कि ठीक है, अब तुम क्या करोगे? जैसे मैंने सब बना दिया, तो छोटा सा बाल वाल का टचअप दे दिया, है ना, फूल वूल साइड के बना दिए, इतना करोगे वो? ठीक है, ठीक। वो करते रहे, वो भी बहुत टाइम किया, लेकिन अभी भी प्रतिभा उतनी निखर तब नहीं आ रही। लेकिन इसके अंदर सैलाब है, मुझे दिखाना है अपने गुरु कि मैं कितना क्रेजी हूँ यार, मुझे छूने नहीं दे रहा कैनवस से। मैं क्या करूँ, मतलब मुझे दिखाना है, आई रियली वांट टू शो ऑफ। एक भी वो थक जाते हैं कि शो ऑफ नहीं हो पा रहा है। अब जो बोलते हैं करूंगा, वो एक्साइटमेंट भी चली जा रही है, थर्ड ईयर में बच्चे ही हो जाते हैं। तो अब एक्साइटमेंट भी चली जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो बस होगा। अब वुमन एक पर्सपेक्टिव और एक वर्ड में यहाँ पर समाता ना, कायरोस्क्यूरो को स्टडी करना शुरू किया। पर्सपेक्टिव क्या होता है? पेंटिंग फ्लैट होती है, लेकिन जब आप एंगल्स में बनाते हैं ताकि लगे कि डेप्थ है पेंटिंग पे, ऐसे मेरे हाथ को देखिए, तो ये होता है पर्सपेक्टिव। ठीक है, आगे पीछे पर्सपेक्टिव होता है। अब आप मेरे चेहरे पर देखिए, एक तरफ थोड़ी छाया पड़ रही है, एक तरफ थोड़ी रोशनी पड़ रही है। इसको लाइट स्टडी बोलते हैं आज के डेट, स्टडी ऑफ लाइट। चार्ट बोर्ड स्केचिंग में स्टडी ऑफ लाइट बोलते हैं, लेकिन ये एक प्रिंसिपल टेक्निक है जिसको कायरोस्क्यूरो बोलते हैं। He was the god of chiaroscuro। लियोनार्डो ने अपने मास्टर को बोला कि सब ठीक है, अभी तक केरेनेसा के पुराने पेंटिंग भी मैंने देखे,
आप कैरोस्क्यूलो की टेक्निक यूज करते हैं, मतलब ये चुप रहो, तुरंत शो ऑफ करने लग जाते हो। क्या होता है कैरोस्क्यूलो? पहले ये सब बेसिक तो सीख लो, और लाइट एंड शैडो से कितना ही फर्क पड़ जाएगा। बोला अरे मेरी बात तो आप सुनिए, मेरे को मुझे एक्सप्लेन कुछ नहीं। जा प्लस दो, बड़े ही निर्दयी टीचर, हाँ एकदम रुला ही दे रहे हैं कायरोस्क्यूरो पर, लेकिन अध्ययन चल रहा है। ही इज ऑब्जर्विंग, एंड हाउ ही इज ऑब्जर्विंग, बाहर जाके खेतों में लाइट एंड शैडो को देखे, बहुत देर तक बैठे। वेरोचियो ने लिनार्डो को पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी और रंग विश्लेषण सिखाया। पर्सपेक्टिव, एनाटॉमी, क्योंकि उसके बिना ह्यूमन फिगर बना ही नहीं सकते थे, लेकिन उनकी एनाटॉमी वेरोचियो 1 मिनट के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जिसको एनाटॉमी सिखा रहे हैं वो आगे जाकर क्या करने वाला है। ठीक है, लोगों ने बहुत गलत मिस अंडरस्टैंड किया है नारुतो को, आज वो सारा मिक्स तोड़ दूंगा। ठीक, ये सारा चीज सीखने के बाद विरोचियो में स्टूडियो में वो सक्रिय रूप से काम जारी कर देते हैं। ठीक, इनके साथ एक छोटा लड़का और भी है लियोनार्डो के साथ, मैंने बताया था, एक और शिष्य, उसका नाम है पिएत्रो पंजिनो। ये लड़का भी बहुत डरा हुआ है विरोचियो से, भाई ये जो कौन है। आपको पता है, मैं थोड़ा व्यूज दे देता हूँ क्योंकि ज्यादा इसके बारे में अलग वीडियो बन सकता है। पिएत्रो कौन थे मालूम है आपको? ये रफाइल के गुरु हैं। तो ये दो बच्चे जो खेल रहे हैं विरोचियो के अंदर में, ये दोनों इतिहास बदलने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे पहले। ठीक, ये सारी चीज चल रही है। विरोचियो ने स्टूडियो में सक्रिय रूप से काम जारी कराया। अब उन्होंने बोला कि ठीक है, नाउ आई विल गिव यू मोर पोर्शंस ऑफ द पेंटिंग। कर पाओगे? हाँ हाँ, उन्होंने हाँ बोला, हाँ हम कर, एक को लियोनार्डो थोड़ा सा आगे थे। ये बड़ी जान खाकर रखता है, इसको पहले मौका देता हो, अगर इसने गड़बड़ कर दी तो तुम आओ। ठीक है, चलो ठीक। अब देखिए, वो मेडिची परिवार से बहुत क्लोज थे। उस समय फ्लोरेंस में जो परिवार बहुत इन्फ्लुएंशियल था, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता था, उनका नाम मेडिची परिवार था। ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत बार जिक्र होगा। मेडिची परिवार वेरोचियो से अच्छे थे, तुमको पता चला कि इनके शिष्य भी बहुत अच्छे हैं, तो संपर्क अच्छा पड़ने लग गया। ओके, ऐसा स्टूडियो था वेरोचियो का, सोचो। ऐसे आंगन में खेले लियोनार्डो। Damn, it's a dream, right? अब स्टूडियो में उनकी स्किल्स बहुत तेजी से बढ़ गई। स्कल्पचर और पेंटिंग पे भी इंटरेस्ट पड़ने लग गया। लियोनार्डो ने रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मास्टर करने का प्रण लिया। आज इस सब 69 मैं प्रण लेता हूं कि मैं रियलिज्म को उस स्तर पर लेकर जाऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ये अपने दोस्त को रिपोर्ट बोलता है, बिरोचियो से हम ऊपर नहीं जा पाएंगे यार। बिरोचियो तुम समझ रहे हो क्या चीज है? बोला भाई जाऊंगा। बोले कुछ भी बोलते हो, तो बिरोचियो से बड़ा कोई पेंटर नहीं है। और विरोचियो उस वक्त अगली मास्टरपीस की तैयारी कर रहे हैं, जिस पेंटिंग का नाम है, जो सबसे पहला पेंटिंग अधिकार होता है कायोस्को और सारी चीजों को यूज करने के बाद, वो है द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। ये पेंटिंग, इसमें अचानक से थोड़ी उनको ठीक अच्छी नहीं लग रही थी तबीयत, और वो थोड़ा मोटिवेटेड ज्यादा नहीं थे, तो उन्होंने बुलाया लियोनार्डो को, सुन इधर। अब यार इस पेंटिंग में ना ये ब्रीफ है कि मुझे बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट के ऊपर बनाना है। इसमें ना तो 2 एंजल्स हमें बनाना है यार, तुम बना दो, है ना, एक तरफ 2 एंजल्स बना दो।
और कंप्लीट कर दो। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पेड गिग हो जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा। सोचो फिर बच्चों के उसमें तुम करते, हाँ, दिला दो। या इतने समय का जो भरा हुआ है, अभी वो स्किल्स दिखाने का मौका देता है। सोच रहे हो बचपन से अभी तक क्या क्या नहीं देखा है बच्चा, और वो बनाता है ये दो छोटे एंगल्स। इन दोनों की डिटेलिंग देखो और बाकी वेट की डिटेलिंग देखो। बिरुचियो लौट कर आते हैं एक पंक्ति पंक्ति, हाँ बोलिए, ऐसे घुमा के दिखाते हैं। बिरुचियो 2.5 घंटे तक पेंटिंग को देखते रहे और उन्होंने कहा, तो बिरुचियो आए, उन्होंने बोला कि बन गई पेंटिंग, बोला हाँ बन गई है, ये देखिए घुमाया। 2.5 घंटे देखा और पता है बिरुचियो का क्या रिएक्शन है? कहता है कि बिरुचियो ने उसके बाद पेंटिंग ना के बराबर करनी शुरू कर दी, त्याग दिया आर्ट्स के। स्टूडियो में शांति छा गई। ये लियोनार्डो की जिंदगी का सबसे पहला इतना बड़ा उपलब्धि था। स्टूडियो के बाकी बच्चे तो हक्का बक्का रह ही गए और पूरे नगर में ये बात फैली कि भाई क्या बात है, और सच में ये बच्चे इतने जीवंत हैं और ये बहुत यंग एज में बना है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब इतना नाम हो गया, इतना बड़ा नाम हो गया कि मेरोजो शांत हो गए, तो उनको पेंटर्स गिल्ड में शामिल किया गया। ये आर्ट एसोसिएशन था उस वक्त का, एज अ मेंबर, ठीक। और वो वहां पर मास्टर कलाकार होते। वेरोचक सब काम जारी रखे, 5-6 साल और काम किया, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट किया, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पूरा क्रेडिट उनको देते हुए आगे बढ़े हैं, ठीक। और उसके बाद उन्होंने पहली इंडिपेंडेंट जो स्केच बनाई वो थी आर्मू वैली लैंडस्केप, ये क्योंकि बड़ी फेमस है। आर्मो वैली लैंडस्केप लोग कहते हैं कि बचपन में जो खेत खलिहान देखा था ना उन्होंने, वहां से इंस्पायर्ड है, क्योंकि जिस जगह पर वो रहते थे ऐसा कुछ था नहीं, इट वॉज हिज इमेजिनेशन। 74-75 में उन्होंने पहला इंडिपेंडेंट पेंटिंग बनाया जिसका नाम है द एनंसिएशन। मैगी को स्वर्गदूत द्वारा यीशु जन्म की खबर। क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में ये वर्णन है कि मैरी को एक स्वर्ग से दूत आते हैं, एंजल आते हैं और वो बताते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं। ये पूरा सीन आपको पेंट करना है और वो वही बात है, ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से भारत में उस वक्त राजा रघु वर्मा बना रहे थे पेंटिंग विजुअलाइज करके रिटन टेक्स्ट को, ये भी वही काम कर रहे थे। इसीलिए राजा रवि वर्मा के काल को इंडियन रेनेसां भी बोला जाता है। ये उतना ही बड़ा घटना है भारत में जितना ये घटना चल रही है, ठीक। तो ये बच्चा यहाँ तक चमत्कार कर रहा है। अब यहाँ से उसने अपना खुद के कायरोस्क्यूरो दिखाना शुरू किया, क्योंकि ये तो स्केच है, यहाँ से पेंटिंग है। अब आप देखो ये वाले पोर्शन में कितना बढ़िया लाइटिंग डिटेल देख रहे हो, ये वाला पोर्शन देखो कितना अच्छा वेल डार्क है, ये वाला पोर्शन देखो, और पीछे बैकग्राउंडिंग में अभी इतनी मेच्योरिटी नहीं आई है, लेकिन कायरोस्क्यूरो का दिख रहा है आखिर ये बहुत बेचैन है बच्चा दिखाने के लिए, और इससे कितना जीवंत हो गया, बहुत फोटोग्राफिक हो गया ये पूरा सा, है ना। अब ये साल तुम लोगों को हिला कर रख देगा, तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है। लियोनार्डो एक पेंटिंग बनाना शुरू कर रहे थे जिसका नाम है शिनेवरा द पेंचे।
जेनेवरा दी बेंची को आज तक जितने भी हिस्टोरियंस हैं और जो पेंटिंग के ऊपर रिसर्च करते हैं कहते हैं कि मोनालिसा इसके सामने कुछ नहीं है। इसे फुल पेंटिंग में आगे देखो, लेकिन चेहरा देखो आप। जेनेवरा दी बेंची में लियोनार्डो ने पता है क्या किया? इसके पहले कायरोस्क्यूरो सीखा था, एक नई टेक्निक इजाद की जिसका नाम है फुमाटो। फुमाटो क्या टेक्निक है? बहुत गलत तरीके से लोग इसको पढ़ते या डिफाइन करता है। फुमाटो टेक्निक कहती है कि आप एजेस इस तरीके से बनाएंगे, ऐसी ऐसे ब्रश स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके पेंटिंग बनाएंगे जिसमें एजेस डिफाइन ही नहीं होंगे और सॉफ्टनेस भी मेंटेन होगी, कायरोस्क्यूरो भी मेंटेन होगा और आउटर लाइन दिखेगा ही नहीं ना ना ब्रश स्ट्रोक दिखने चाहिए। इसका मल्टी लेयर स्कैन करके देख लिया गया है ही नहीं इसमें ब्रश स्ट्रोक। ऐसे एक फुमाटो टेक्निक बाहर आ गई। ये पेंटिंग अगर शुरू हुई, ये पूरी कंप्लीट होगी बाद में। लियोनार्डो एक ऐसे आर्किटेक्ट की बड़ी जल्दी अपनी ही पेंटिंग से बोले जाते थे, तो पूरा कंप्लीट नहीं किया है। बहुत सारी चीज उन्होंने शुरू किया है और खत्म करने में 3-4 साल तो लगाते ही हैं। तो एक पेंटिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 3-4 साल का टाइम नहीं मानना। शुरू किया है ठीक। जिस दौर में ये रहते हैं उस दौर पर एक बड़ी कॉमन चीज होती है एनोनिमस कंप्लेन। वहां पर पेट्रोलिंग करती है मॉरल पुलिस, नैतिकता की पुलिस होती है पूरे शहर में, जो लोगों में ये दिखती है कि आप अपने बाउंड्रीज तो नहीं लांग रहे। एक कंप्लेन आता है थाने में। थाने में क्या कंप्लेन आता है? वो 9 अप्रैल 1476 को फ्लोरेंस के प्लाजो में एक एनोनिमस कंप्लेन आता है लियोनार्डो और उनके 3 दोस्तों पर, लियोनार्डो दा विंची, बाल्बोटेरो दी पास्किनो बाचिनो, लियोनार्डो टोरबुनी। ये 4 लोग हैं। लियोनार्डो के सख्यान है, ये दोस्त हैं। उस टाइम पर एक बड़ा ही हॉट मॉडल होता है मार्केट में, क्रेजी एकदम, ठीक है, मतलब क्रेजी, जिसके पीछे सभी लड़कियां लड़के सब पागल हैं, जिसका नाम है जैकोपो सल्टेरेली। कंप्लेन क्या है कि जैकोपो के साथ ये 4 लोगों ने होमोसेक्सुअलिटी किया है और ये मान्यता तय है कि ये गे हैं और इनका रुझान मर्दों की तरफ है। इतने फेमस पेंटर हो गए, इतना नाम हो गया है, इधर द बेची बनाना शुरू कर दिया है और इधर कंप्लेन चलाई है होमोसेक्सुअलिटी। अब होमोसेक्सुअलिटी क्राइम माना जाता है इस दौर, ठीक। बहुत भयंकर तरीके का विवाद होता है, इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। काफी समय तक ये ट्रायल चलता है और फाइनली कुछ एविडेंस नहीं मिलता है क्योंकि उतने ठोस आधार नहीं थे, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, सीसीटीवी नहीं होते थे, बहुत सारी चीजें नहीं हुई। और जैकोपो आर्मी आता, उन्होंने इसको कबूलनामा नहीं दिया क्योंकि जैकोपो का भी रेपुटेशन है, जो भी हो, अपनी इटर्नल फिलोसफी के चलते सिद्ध नहीं हुआ, खारिज कर दिया गया। तो ये केस बना नहीं टेक्निकली, लेकिन पूरे जगह पर ये पता चल गया कि ही इज गे एंड ही इज होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ऐसा आप छवि बन गई की, ठीक। छवि बन जाती है, इनमें तो मिटती नहीं है, यू कैनॉट कम बैक टू जीरो, राइट? वंस इट इज देयर, इट इज देयर। 1476 में जिनेवा दी बेंची, कमाल का साल, ये टेक्निक देखकर लोग पागल हो गए। अब ये देखो पीछे कितना अक्सर डिटेल नहीं है इस पेंटिंग में। यहाँ पर लियोनार्डो ने केवल यही 2 टेक्निक भी इस्तेमाल की, एक और टेक्निक इस्तेमाल की। जैसे पहले ना पेंटिंग ऐसे बनाई जाती सीधी, या तो साइड को पाई होती थी ऐसे, राजाओं की ऐसी पेंटिंग बनती। इन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई ऐसी, जिसको 1/3 बोलते हैं। पहले कुछ आर्टिस्टों ने किया है पहले रेनेसां के पीरियड्स में, लेकिन एक इतना प्रचलित नहीं है, इसको बहुत मान्यता नहीं थी, इसको लियोनार्डो ने फेमस कर दिया। तो एक तरीके से ये जो ऐसा टिल्टेड आ जाते हैं ना, ये पहली बार उन्होंने दुनिया को दिखाई।
अब उन्होंने बच्चों को छोड़ने का समय आ गया। उन्होंने सोचा कि ठीक है, मास्टर को कितने दिन तक पकड़ के रखेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो गए, छोड़ दिया उनको, मास नहीं करते। द एडोरेशन ऑफ मेगाई नाम की पेटिका को कमीशन मिलता है और पहली बार वो डिटेल्ड पर्सपेक्टिव में काम को शुरू करते हैं। बाय द वे, एडोरेशन ऑफ मेगाई ऐसी ही है और अधूरी है, जिसको कंप्लीट उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये अधूरी पेंटिंग देख के ही दुनिया पागल हो गई, है ना। बड़ी शानदार, इसमें भावनात्मकता, एक्सप्रेशन, ये सब चीजें हैं। इसमें भावनात्मक अप्रोच, इमोशंस बहुत खुल खुल के दिख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमलाइन शुरू होने वाला है कि यहाँ तक तो हंसी मजाक चल रहा है, यहाँ तक तो होमोसेक्सुअलिटी तक के केस पर हम आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ से कुछ चीजें बहुत गंभीर हो जाएंगी। 79 केटी में 27-28 साल की उम्र में ये जब जिनेब्रा दी बेंची पूरा करने के बाद उनको लोरेंसो दी मेडिची, याद है मेडिची परिवार की बात कर रहा था, वो बुलाने हैं। ये है वो बड़े पावरफुल शानदार व्यक्तित्व, आर्ट की समझ रखते हैं और आर्टिस्टों की बड़ी इज्जत रखते हैं। इन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला तुम हमारे साथ काम करो, हमारे साथ मिलकर काम करो। अब मेडिची परिवार के साथ काफी समय तक लियोनार्डो रहेंगे, तो ये छोटा मोटा इंसर्ट नहीं है जिसको आप भूल जाएंगे। मेडिची परिवार बहुत जरूरी है और हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल। ठीक, तो इनके साथ ये जुड़ गए हैं 27-28 साल की उम्र में। अडोरेशन ऑफ मेनाई होकर काम किया, आंडो उफिजी गैलरी में है। अडोरेशन ऑफ मेनाई ने आधी अधूरी जो पेंटिंग अभी दिखा है वो उफिजी गैलरी में। अब सुनो, अब यहां से बड़ी जरूरी कहानी शुरू करती है। एक जगह था जिसका नाम था अल्तर पीस। अल्तर पीस में उनको एक बहुत ही स्पेशल कंसाइनमेंट मिलता है कि यहाँ पर आपको एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जो कि बहुत 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 स्पेशल होगी, क्योंकि हमारे लिए खास है, राजा है ना। अब जितने कमीशन होंगे वो राजा देंगे, मदीसी परिवार देने वाला है। इस वक्त लियोनार्डो जब इतनी सारी चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनकी आर्किटेक्चर वगैरह में बड़ी रुचि बढ़ रही है। उन्होंने अपने स्केचेस में आर्किटेक्चर और प्लान बनाना शुरू किया। अब ये जो आज द पीस बनाने की बात हो रही थी ना, इसको भी आधा बना के उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अब इंटरेस्ट इनका शिफ्ट हो रहा है मैकेनिकल डिजाइनिंग तरफ। ये सब करने के बाद अब वो फ्लोरेंस को छोड़कर मिलान में, कैसे नहीं आओगे तुम मिलान, ओ माय गॉड। जब हम लियोनार्डो की बात कर रहे हैं, वेनेसा की बात कर रहे हैं, आर्ट्स की बात कर रहे हैं, हाउ यू विल मिस मिलान, राइट। तो मिलान लगे वो, ठीक है। मिलान के शासक उस वक्त थे ड्यूक लुडोविको स्पोर्जा। ये है फ्यूडल, ये एकदम अलग तासीर के रॉयल, जैसे 200 किस्म के परफ्यूम लेके बैठने वाले नहीं होते एकदम, आसपास एकदम ग्लैमर ही ग्लैमर, मतलब उस किस्म के आदमी है। ठीक है, फुल रंगीन व्यक्ति है इनका। लूडोविको स्फोर्जा बहुत जरूरी प्ले करेंगे। ये बाय द वे केवल लियोनार्डो के लिए ही नहीं, यूरोपियन हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, जिनका नाम याद रखेगा। उन्होंने इनको पेंटर और इंजीनियर के रूप में नियुक्त कर दिया। लियोनार्डो वहां पर गए और अपने आप को एज अ आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैकेनिकल इंजीनियर एंड डिजाइनर के रूप में किया, देन आर्टिस्ट। है ना, सीवी में तो ऊपर नीचे करते रहते हो ना, पहले कैलको पिक कर लो, पहले सीवी करके इनको इम्प्रेस किया और उन्होंने बोला ठीक है हमारे साथ तुम आज से काम करो। ठीक है, अब देखो, यहाँ पहुंच के उन्होंने सबसे पहली जो पेंटिंग मिली उसी में गड़बड़ हो गया। वर्जिन ऑफ द रॉक्स बनाने का काम मिला। वर्जिन ऑफ द रॉक्स की, अब देखो ब्रिज में समझाना, ठीक है। मैं ये विवाद क्या है, बहुत जरूरी विवाद है लियोनार्डो के लिए, और मैं आगे दोनों पेंटिंग कंपेयर करके बनाऊंगा। लियोनार्डो ने अपनी जिंदगी में एक ही बार एक सब्जेक्ट के दो पेंटिंग बनाए सेम, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बीटी हुआ था उनका। ठीक है, मैं बताता हूँ केस। उस वार्ड पे
सबसे पहली बार एक और कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में आ रहा था जिसका नाम है कॉन्फ्रेटर्निटी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन। ये नाम याद रखिएगा। लियोनार्डो ने गुफा जैसा वातावरण बनाया। ये पेंटिंग है, पीछे देखो गुफा जैसा वातावरण है। ये पेंटिंग बनानी थी जिसका नाम है वर्जिन ऑफ द रॉक्स। अब देखो, तुमको याद होगा कि क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे पेंटिंग तुमने देखे हैं, बीच में गॉड होते हैं, आसपास के एंजल्स उड़ रहे हैं, रेज निकल रहे हैं और सेंटर को भगवान होते हैं। ऐसा बनाने का ब्रीफ था, लेकिन यार तो मूडी है। हाँ 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 हाँ, सुन के गए और ये बना रहे हैं। ये एंजल बोल रहे कहाँ ही पहाड़ों वहाड़ों के बीच में बैठी है, ये काम करके लेके आया इतना टाइम लेके। अब देखो क्या, अब यहाँ पर अमाउंट के डिसाइड हुआ। पहली बार पैसे भी ले लड़े हैं लियोनार्डो, ठीक है। अमाउंट डिसाइड हुआ था कि मटेरियल और काम ज्यादा महंगा पड़ गया, इसलिए अतिरिक्त पहले उनको 1200 लीरे मिलने वाले थे। लेकिन कितना सुंदर पेंटिंग देखने के बाद बोले कि 100 लीरे से ज्यादा नहीं दूंगा। बोले कैसे किलोगे, इतनी मेहनत की है। मेहनत का भी क्या करूं, ब्रीफ ही तुमने नहीं किया है, अब इसको लॉन्च करने का वक्त हो गया है। अब आप बोलोगे, आप में से बहुत सारे दोस्त सोचोगे पेंटिंग ही तो है। नहीं, इस बात की गंभीरता लियोनार्डो को भी समझनी चाहिए कि आपको भी समझनी चाहिए। बताऊं क्यों। इसको उन्होंने लुइस 12 को बेच दिया। किंग है वो, बहुत जरूरी किंग है, ठीक है। लुइस 12 को बेच दिया ऐसे ही, क्योंकि कोई ले ही नहीं रहा था इस पेंटिंग को। लुइस 12 वापस आएगा, ये नाम याद रखना। कहानी में वापस आता है और बहुत खतरनाक होकर वापस आता है, ठीक है। तो ऐसे धुरंधर प्लग को भी बस। तो अब उन्होंने बोला कि मैं दूसरा पेंटिंग आता हूँ, फिर तुम लोग को क्या करो, ठीक है। ठीक। अब मैं पहले में यही क्लियर कर देता हूँ कि जो पहला उन्होंने वर्जन बनाया था वो अब नहीं, दूसरा वर्जन नेशनल गैलरी लंदन में, ठीक है। दूसरा वर्जन बनाया था उन्होंने, ये पहला वर्जन रिजेक्ट कर दिया लियो। ठीक हो, साथ में हो। किसने रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने कंसाइनमेंट दिया था, बड़े ही शौकीन आदमी थे और ये हो गया। अब आगे मैं थोड़ा सा टाइम लाइक करबो के एक चीज करता हूँ। ये नेशनल गैलरी लंदन में है, ये है दूसरा वर्जन और ये है पहले तुम कहानी समझो, फिर मैं पेंटिंग में फर्क बताता हूँ, क्योंकि तुम लोग चौक के देख लो कि फर्क कहाँ है। राइट। फ्रांसिस्को ग्रांडे चर्च में ये बात फैली, एक कमिटी बनाई गई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्रिश्चियनिटी में हम मदर मेरी को नॉर्मली तो पूछते नहीं है, जीसस को भी पूछते हैं, हम उनको एज अ वर्जिन आइडल के रूप में पूजेंगे, क्योंकि वो सिंह से दूर थी और ईश्वर अलग तरीके से उनके गर्भ में आए थे, ठीक। वर्जिन मेरी के इमैक्युलेट कंसेप्शन, बिना मूल पाप के गर्भ धारक को समर्पित एक सुंदर चैपल बनाई जाए, उसके साथ एक धार्मिक भाईचारा लेख तरक्की बनाई जाए, और उसके लिए ये पेंटिंग बना था। बिना मूल पाप के गर्भ धारण करने के कॉन्सेप्ट को लेकर आए और पूरे समाज ने बोला कि इसके लिए हम एक चैपल बनाएंगे और उस चैपल में जो पेंटिंग रखी जाएगी वो ये पेंटिंग थी। ये इतना इंपॉर्टेंट विषय था कि अगर इसके साथ अगर आप छेड़छाड़ कर लेते, तो अगर आप भारत से देख रहे हैं तो भारत में जिस तरीके से अयोध्या का राम मंदिर का पूरा विवाद है, ये उतना गहन मामला है। जरा से भी चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग वहां पर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज है। इसका मुख्य एक उद्देश्य था बर्जिन बेरी के इमैक्युलेट कंसेप्शन के डॉगमा को बढ़ावा देना और उनकी पूजा करना। उस समय यह डॉगमा बहुत विवादास्पद था। फादर ने 1430 के आसपास स्वीकार किया, लेकिन आधिकारिक रूप से केडी 54 में घोषित हुआ, इसलिए भाईचारे के सदस्य सावधानी से काम करते थे। मतलब
ये माना फादर ने 1470 में, लेकिन ऑफिशियली 1854 में इस पर एक्सेप्ट किया गया था कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे। अब लियोनार्डो पर वापस आओ। लियोनार्डो भी ये बनाई थी पेंटिंग, वो पेंटिंग क्यों को दे दिया था, जो कि आज टूडर म्यूजियम पेरिस में आप देख सकते हैं इसमें जाके। ये दूसरा वर्जन था जो बाद में उन्होंने बनाया, जलल मोया पर है। इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने ऐसा टेक्निक पहली बार यूज किया जिससे आपका केवल ध्यान मदर मेरी पे ही जाए। अब यहाँ पर ये ज्यादा एंजल लगती है, यहाँ पर वो लग नहीं रही है। याद से देखो, ये चेहरा देखो और ये चेहरा कारोस्क्यूरो, एक जो ईश्वरत्व चेहरे पर दिखता है हल्की छाया में, वो पहली बार जीत गई। इन बच्चों पे भी कायरोस्क्यूरो का टेक्निक का कमाल देखो तो पहली बार कायरोस्क्यूरो का एपिटोम देखने को मिल रहा है, जो कि इसमें मिसिंग था। तो डिजाइन के बच्चों, अगर आप ये देख रहे हैं तो केवल आप ही को रीडू नहीं मिलता है, लियोनार्डो दा विंची को भी रीडू मिलता है? और ऐसा स्क्रिप्ट नहीं, तो ये जो पहले आदि जो घमंड में बना रहे थे, उसके बाद उन्होंने फाइनल वर्जन ऐसा बनाया और दुनिया ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला, लियोनार्डो ने आपने अपने पक्ष में ये बात बोली कि हम क्यों हर चीज को फॉर्मेट करने पे पीछे लगे हुए हैं, वैसी पेंटिंग तो है नहीं पहले समझो, कुछ अलग ट्राई करते हैं। क्या बोलिए, हर अब ज्यादा रियलिस्टिक होगा, जितनी रियलिस्टिक होगी ईश्वर के आसपास होने की संभावनाएं ज्यादा लगेगी। लोगों ने मान लिया। ठीक है, चलिए टाइमलाइन पे वापस आ गए। वर्जिन हम दिवस पर काम कर ही रहे, ठीक है। तो उन्होंने काफी सारे ऑब्जर्वेशंस अपने पेंटिंग में डालना शुरू किए और अब बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग नहीं बनाई उन्होंने, लेकिन ठीक ठाक लेवल के ऑब्जर्वेशंस किए। जैसे उन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ अ म्यूजिशियन बनाया, ये भी अधूरी रह गई, लेकिन शुरू किया था उन्होंने। इसके लिए कहते हैं कि उन्होंने वही मॉडल लिया था जिनके लिए वो आरोप लगे थे। तो बहुत सारे उसके अराउंड चीज़ें हैं। अब तक लियोनार्डो को एक टर्म दिया गया जिसका नाम है, ये पॉलीमैथ है। पॉलीमैथ का क्या मतलब है? पॉलीमैथ का मतलब है कि एक व्यक्ति जब एक इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, उसको पॉलीमैथ बोलते हैं। आर्किटेक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लैंडस्केपिंग, पोर्ट्रेट, स्कल्पचर, लाइट, फुमाटो टेक्निक कर रहे हैं, कायरोस्क्यूरो कर रहे हैं, और उनकी इंटरेस्ट सिटी बिल्डिंग में भी है, शहरों के आकृतियों में भी बहुत ज़्यादा है। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब 88-89 में एक बड़ी ही फेमस पेंटिंग आती है जिसका नाम है लेडी विथ एन अर्माइन। इस जानवर का नाम अर्माइन है। लियोनार्डो ने अपनी ज़िंदगी में केवल 4 ही औरतों के पेंटिंग बनाए हैं जो कि बहुत फेमस हैं। उनमें से एक है ये। बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोनालिसा से लाख गुना बेटर पेंटिंग है। लेडी विथ एरमाइन की जब आप एक्सप्रेशंस को डिकोड करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसमें बहुत गहरे अर्थ लियोनार्डो ने छुपाए थे। बाय द वे, लियोनार्डो बचपन से ही, बचपन पे तो ज़्यादा लिखा ही नहीं वो, लेकिन जब बड़े हुए और वेरोचो के स्टूडियो में पहुंचे तो उन्होंने एक चीज़ ईजाद की जिसको उल्टी रेखा में लिखना है, इधर से लिखना, जिसको मिरर इमेज बोलते हैं, जिसको लोग दा विंची कोड भी बोलते हैं। तो अगर आप मिरर में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में क्या है। और इसका डिस्कवरी उस वक्त हुआ है, मैक्सिमम यूज कब होगा वो आगे मैं बताऊंगा। अब इस पेंटिंग की जब स्कैनिंग की गई तो पता चला कि लियोनार्डो ने इसको 3 बार, एक ही पेंटिंग को 3 बार बनाया है, एक ही बेस पे। पहली बार में हाथ यहां पर था, दूसरे बार में ग्रे कलर का अरमाइन था, और तीसरे बार में ये व्हाइट अरमाइन बनाया है। इसको बनाने में 7 साल ले लिए लियोनार्डो ने, पूरा मल्टीपल वेरिएशन बनाने में। और लोग आज तक नहीं समझ पाते कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि लास्ट में उन्होंने व्हाइट अरमाइन बनाया। और इतनी अच्छी डिटेलिंग है इस पेंटिंग का, अगर आप HD वर्जन देखेंगे, अगर कभी मौका जिंदगी में मिला और आप इतने भाग्यशाली रहे कि आप एक्चुअल में जाके देख पाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल का मैग्नीट्यूड था।
तो लेडी विथ एरमाइन बनाई उन्होंने। ओके, उसके बाद आता है जो बहुत फेमस है लियोनार्डो की जिंदगी में, वो है द विट्रूवियन मैन। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। एक किताब थी जिसका नाम था दी आर्किटेक्चुरा, ठीक है, और उसके लेखक थे विट्रूवियस। उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमनिज्म को एक्सप्लोर करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखा जिसमें यह कहा कि आदर्श मानव शरीर एक वर्ग, स्क्वायर और सर्कल में पूरी तरह फिट बैठता है। यानी कि अगर मैं केंद्र से स्क्वायर एक बनाऊं, इसको सेंटर रख के, और एक सर्कल बनाऊं, तो एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी जो होगी वो इसके एजेस को टच करेगी परफेक्टली। अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है तो यानी कि वो परफेक्ट बॉडी नहीं है, ठीक है। ये चीज पागल कर देती है लियोनार्डो को। ऐसा क्या? तो ये पेंटिंग उन्होंने बना कर देखा, और जब ये पेंटिंग उन्होंने बना कर देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य इसी में है, पूरे सृष्टि की रचना इसी में है। लोग कैसे इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मैं दुनिया के सामने ये लेकर आऊंगा। और कहते हैं, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं ना, अब यहां से लियोनार्डो पागल हो गए, पागलों जैसी हरकत करने लग गए, पागल। हर क्रिएटिव जीनियस पागल ही लगता है, क्योंकि दुनिया अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। चलिए इन पागल की कहानी को आगे देख लेते हैं। जब ह्यूमनिज्म के ऊपर इन्होंने चयन किया, अब इनके राजा से अच्छे संबंध है, वो राजा का नाम याद है आपको? उन राजा के साथ उन्होंने बोला कि हम ह्यूमनिज्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप हमको अलाउ कीजिए। उन्होंने बोला क्या? मैं ह्यूमंस को स्टडी करूंगा। अब राजाओं के पास इतना ताकत होता था कि वो आपको शमशान घाट में जाने के लिए अनुमति दे सकते हैं, वो आपको अस्पतालों में जो पोस्टमार्टम एरियाज होते हैं वहां पर जाने की अनुमति दिलवा सकते हैं, क्योंकि वो राजा का मूल अधिकार होता है। तो इसलिए लियोनार्डो ने उनसे विनती की थी, पागल की तरह नहीं। अगर एक व्यक्ति किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अध्ययन करना चाहता है तो उसके क्या माध्यम? एक ही माध्यम है, डॉक्टर। आप बोलोगे डॉक्टर बन जाता, लेकिन क्या ह्यूमन बॉडी मेरा ऐसे इंटरेस्ट नहीं हो सकता एज आर्टिस्ट? उसके लिए मुझे डॉक्टर ही क्यों बनना है? इनको तो लेजिटिमेट डिग्री नहीं मिलती, वरना ये जिस लेवल के थे डिग्री भी ले लेते डॉक्टरी की। आपने ही इनके हाथ पैर भी बांध रखे हैं, आपने ही इनको डिग्री भी नहीं लेने दी है, आप ही इनको कॉलेज भी नहीं जाने दे रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि कैसे करोगे? तो उन्होंने बोला कि करो। राजा ने बोला स्फोर्जा, राजा ने बोला करो, लेकिन थोड़ा सटल टोन में करना, रात वात में जाकर करना, ऐसे दिन दहाड़े मत करना, लोग पीटने लगेंगे तुमको। क्योंकि ये रिसर्च की तरह कम साइकोपैथिक तरीके से ज्यादा देखा जाएगा ना। अरे भाई आप अंतड़िया लेके घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ी नॉर्मल सिविलाइज्ड बिहेवियर है, थोड़ा तो है ना, नो सिविक सेंस वाला हो जाएगा ना ये, ठीक। तो विट्रूवियन मैन बना के उनकी इंटरेस्ट बढ़ गई विट्रूवियस से। लियोनार्डो ने एनाटॉमी ड्राइंग बनानी शुरू की, पागलों की तरह। स्कल्स को स्टडी किया, शोल्डर्स को स्टडी किया, वेन्स एंड मसल्स को स्टडी किए, ये सारी चीजें स्टडी की, उसके तह तक बनाए। लोग बोलते हैं कि अगर मेडिकल साइंस इनकी पेंटिंग को तब अध्ययन कर लेता तो हम कम से कम 100-150 साल पहले से ट्रांसप्लांट जैसी चीजें कर सकते थे, वेन्स जैसी चीजें कर सकते थे, हार्ट के आर्टरीज को समझ सकते थे, हार्ट के इंटरनल वॉल्स को समझ सकते थे, क्योंकि हमारे पास वो मशीन्स ही नहीं थी जो कि स्कैन करता था हार्ट को या हार्ट के ब्लॉकेजेस को। इस लेवल की डिटेलिंग थी कि बाद में जब स्कैन करके एग्जैक्ट निकाला गया तो पता चला कि तो रियल से भी ज्यादा अच्छा डिटेलिंग है, क्योंकि इतने अच्छे लेवल की डिटेलिंग स्कैन्स भी नहीं दे पाते। आज आप लेके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। और ये परफेक्ट थे, ये ऐसा नहीं था कि जैसे तैसे खींचा हुआ है, एग्जैक्ट
अध्ययन किया हुआ है। लियोनार्डो को पॉलीमैथ तो बोलते ही थे। लियोनार्डो का कहा जाता है कि अपनी जिंदगी में उन्होंने 30 कैडावर पर स्टडी किया था। 30 कैडावर्स। कैडावर क्या होते हैं? जो मेडिकल हॉस्पिटल में जो बॉडी रखी जाती है ना स्टडी करने के लिए, चीरा मारने के लिए, उसको कैडावर बोलते हैं। 30 कैडावर पर स्टडी किया था, अलग अलग टाइप के, अलग अलग जेंडर्स पे, अलग अलग एज ग्रुप पे, और तब जाके इन निष्कर्षों पर वो पहुंचे थे। और इसमें जो सारे कोड लिखे हैं उन्होंने वही मिरर इमेज में यूज किए हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये पहले से पढ़ने लायक बना देंगे और लोगों ने पढ़ लिया तो उस वक्त विवाद हो जाएगा, हो सकता है इनको उम्र कैद या फांसी भी हो सकती थी, क्योंकि ये साइकोपैथिक बिहेवियर ही लोग हैं। और उसी तरीके से समाज ने इसको प्रोजेक्ट किया, और ये केवल अपने डायरी में लिखते थे। उस डायरी का क्या हुआ है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए, मैंने शुरुआत में, याद है आपको, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। शुरुआत में मैंने बोला था ना कि लियोनार्डो और बिल गेट्स का भी एक कनेक्शन है। ओह माय गॉड, अर्ली टाइम्स में बिल गेट्स ने कुछ मिलियंस में लियोनार्डो की एक डायरी खरीदी थी। बड़ा इंटरेस्ट था उनको, और वो पढ़ा उन्होंने, और उसमें काफी सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजी रिलेटेड था वो डायरी में। बहुत जोर लगाने के बाद उन्होंने खरीदा। बाद में अध्ययन करने के बाद उसको स्कैन करा के अच्छे क्वालिटी में पब्लिकली फ्री अवेलेबल किया दुनिया में। तो ये बिल गेट्स कनेक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने किया था। ओके, तो हम कहानी पर वापस आते हैं। ये सब डायरी की चीजें हैं उनकी जो लिख रहे हैं वो, इसको पब्लिकली उन्होंने कहीं पर नहीं भेजा है। ठीक है, चलिए। अब उन्होंने सोचा कि मैं स्कल्पचर में भी जाऊंगा। ठीक है, स्कल्पचर में जाएंगे। उन्होंने प्रण लिया कि मैं बहुत बड़ा एक घोड़े का स्कल्पचर बनाऊंगा जो ये है। बाय द वे, घोड़े का स्कल्पचर कभी वो बना नहीं पाए, उसके पीछे की कहानी है। क्ले मॉडल बनाया उन्होंने, ठीक है, और इसको जो है लेडी ऑफ द अरमाइन के बनाने के बाद मूर्ति कला का चरम प्रयास किया उन्होंने, ग्रैंड कैवालो का क्ले मॉडल। ठीक है, उसमें एक घोड़े का क्ले मॉडल उनको बनाना था, और उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने बोला कि पेंटिंग वेंटिंग सब बंद, मैं इसका क्ले मॉडल बनाऊंगा और क्ले के ऊपर मोल्ड करूंगा क्या, एक मटेरियल जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ क्या हुआ वो भी देखिए। ग्रैंड कैवालो स्फोर्जा हॉर्स था, जो राजा थे स्फोर्जा, उनका घोड़ा था, उसके ऊपर वो स्कल्पचर बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत युद्ध उसी घोड़े पर जीते थे। उन्होंने फुल साइज क्ले मॉडल बनवाया, ठीक, जो कि मिट्टी का था। उस समय सबसे बड़े घोड़े का मॉडल लियोनार्डो बनाना चाहते थे, और वो अपनी जो राजा थे वो अपनी शादी में इसको अनवील करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि देखो हमने कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट किया है। लेकिन उसी बीच एक बड़ी ही दुखद घटना घट जाती है, और वो क्या घटना घटती है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, ऑलराइट। इस वक्त तक वो ठीक इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि उनके अंडर भी बहुत सारे आर्टिस्ट आ गए थे। उनके भी तो स्टूडेंट रहे होंगे, इसके ऊपर क्यों नहीं विचार कर रहे हो? वेरोचियो के वो थे, उनके कौन थे? तो उनके स्टूडेंट थे, और जिनका नाम मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, चलिए, ठीक है, ऑलराइट। अब समय आ गया है उनको अनवेल करने का, जो कि लियोनार्डो के शिष्य थे। ठीक, अब यहां पर उनकी अहम भूमिका है। ग्रैंड कैवालो हॉर्स अनवेल हो रहा है, क्ले मॉडल बना रहे हैं, उनके साथ उनके कुछ शिष्य काम कर रहे हैं। ठीक है, शिष्य का जो नाम है वो नाम है सलाय। सलाय भक्त थे लियोनार्डो के, इतना प्रेम करते थे, वो गरीब वर्ग से थे और काम सीखना चाहते थे। तो वो आए और लियोनार्डो के कपड़े तक पहनते थे, खाना तक खाते थे, साथ में ही सोते थे, उसी तरीके से जिंदगी बिताते थे जैसे वो बिताते हैं, और बहुत प्यार करते थे, और लियोनार्डो भी उनको बहुत प्यार करते थे। बाय द वे, ये वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। इनके ऊपर अलग वीडियो बन सकता है, जिन्होंने आगे चल के एक से एक स्केचेस और पेंटिंग बनाए, जिनमें से एक फेमस पेंटिंग है
मोना वियना, न्यूड मोनालिसा। लेकिन ये मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन ये मोनालिसा के बाद बना है। चूंकि मुझे इनका चैप्टर यहीं पर खत्म करना है, इसके बारे में आगे नहीं बात हो सकती है, इसलिए अभी ही बता देता हूं। बड़ी फेमस है, तो उन्हीं के नाम पर मोना वियना बनाया, न्यूड मोनालिसा। तो आप कई बार मीम्स वगैरह देखते हैं, वो मीम्स भी ऐसे ही नहीं है, इन्होंने बनाया था मोना वियना को करके। और ये स्केच भी उन्होंने बनाए थे, जो कि लियोनार्डो के समय में बहुत फेमस है। और उन्होंने एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन लियोनार्डो के लिए वो पेश किया था। ऑलराइट, लियोनार्डो का सपना था कि ये जो घोड़ा है ना, ये 70 टन ब्रॉन्ज में बनाया जाए। ठीक है, ब्रॉन्ज इकट्ठा किया उन्होंने कि हम घोड़े के ऊपर क्ले मॉडल पर कास्ट करके बनाएंगे और उसको अनवील करेंगे। आगे वो ब्रॉन्ज का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इकट्ठा भी कर लिए थे बेचारे, लेकिन अब देखो आगे क्या होता है। ये है वो शिष्य, बाय द वे, सलाह। ठीक, अब देखो, स्फोर्जा ने मिलान दरबार में एक अनाउंसमेंट की कि सांता मारिया देले ग्राजी एक जगह है जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है, वो जगह बनवा रहे थे स्फोर्जा। उन्होंने बुलाया लियोनार्डो को, ये सब पीछे चल रहा है, लेकिन उनका इंटरेस्ट कहाँ है? क्ले मॉडल पे। लियोनार्डो को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कुछ और बनाने में, लेकिन बोलते हैं कि प्लीज आ जाओ यार, एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है, मैं तुमसे करना चाहता हूं, बहुत बड़ी चीज है। अब ये एक मठ की तरह था, और मठ में एक बहुत बड़ी दीवार थी जो बनी थी, और वो किस तरफ थी पता है? जिधर रसोई होता है, खाना बनाने वाली जो जगह होती है, वहां पर स्फोर्जा ने बोला कि एक ऐसी पेंटिंग बनाओ, चूंकि जीसस के लिए डेडिकेटेड है ये जगह, जो कि इसको अप्रिशिएट करती है। उन्होंने बनाया द लास्ट सपर। लास्ट सपर देखकर सबका जौ जमीन में गिर गया। लोगों को लगता है कि लास्ट सपर एक पेंटिंग है, लेकिन नहीं, ये दीवार पर बनाई हुई पेंटिंग है। और एक पागल आएगा आगे जो कि इसके साथ भी कुछ करने की कोशिश करेगा, तो वो मैं बताऊंगा। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लग इन वो प्लग इन सुन के तो मिल जाओगे। ठीक है, इस पेंटिंग की खास बात तो सब जानते हैं, मोर और लेस हर कोई जानता है कि ये इसकी कहानी में बता देता हूं जो लोग नहीं जानते हैं। लास्ट सपर क्यों फेमस है? लास्ट सपर इसलिए फेमस है क्योंकि इस वक्त जीसस सबको खाने पर बुलाते हैं, अपने सारे डिसाइपल्स को, और यहां पर जीसस पहली बार ये बताने वाले हैं कि मैं मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु होगी, कब होगी, कैसे होगी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन तुम में से कोई एक मुझे वो धोखा देगा, बस मैं ये बताना चाहता हूं। अब इतना क्रेजी है कि ये इनका रिएक्शन, इनका रिएक्शन, इनका रिएक्शन और इनका रिएक्शन 4 रस भावों को दिखा रहे हैं। जैसे ये न्यूज ब्रेक करते हैं जीसस कि देखो ऐसा होने वाला है, उस वक्त अलग 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 बॉडी साइकोलॉजी को दिखाया गया है। ठीक, इसमें भी फुमाटो टेक्निक इस्तेमाल की गई, सारी चीजें की गई। अब देखो इधर से क्या क्या टेक्निक है, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लगइन है। सबसे पहला है इनकार, नहीं, ये सबसे पहला आश्चर्य, उल्टा लिखते थे ना, आश्चर्य। ये तीनों देखो शॉक में, ये क्या बोल दिया, देख रहे हो, दिख रहा है एविडेंटली। दूसरा है क्रोध, ये सब गुस्से में है, आप कैसे ही कर सकते हैं, देखो गुस्से में है, दिख रहा है गुस्सा, दिख रहा है। फिर आता है दुख, और फिर आता है इनकार, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, देखो दिख रहा है। लेकिन अब इन सभी भावों में एक कैच है, ये दोनों दुखी दिख रहे हैं, ये नहीं दुखी दिख रहा है, ये सरप्राइज्ड है, देख रहे हो। ये सरप्राइज्ड है, सरप्राइज नहीं है, ये डरा हुआ है। सरप्राइज होता तो उधर होता,
इसके हाथ में एक थैला है और इसका दूसरा हाथ एक चीज को उठाने के लिए बढ़ रहा है। ये वो डर दिखा रहा है कि कहीं जीसस अगले मेरा नाम तो नहीं ले लेंगे। ये जूडस है जो कि धोखा देता है ये, और ऐसे देख रहा है वो जीसस को। देखो इसके हाथ में जो थैला है वो दर्शाता है कि उसने रुपए लिए थे ये न्यूज ब्रेक करने के लिए। केवल इसी के हाथ में वो थैला है। और ऐसे करके द लास्ट सपर पूरी होती है। लास्ट सपर से रिलेटेड बहुत सारे और भी रहस्य हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि इसकी छाया में अगर इस पेंटिंग को देखो तो अलग इमोशंस दिखाई देते हैं। मतलब इसी को अगर मैं मिरर इमेज करके देखूं तो अलग टाइप के भाव दिखाई देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मूलतः भाव यही हिस्टोरियंस ने डिकोड किया, और ये होता है वो जो धोखेबाज होता है जीसस के हिसाब से। और जीसस उसका नाम नहीं बताते हैं। ठीक, ये मैथ्यू 26-21 में वर्णन है इसका। ये कहानी घटना घटित जाती है और उससे रिलेटेड ये बनाते हैं। ये दीवार है, दीवार का ओर और छोर है जहां पर पूरा बनाया गया। ये इधर से ऐसी दीवार आ जाती है और इधर से ऐसी दीवार आ जाती है। ऊपर सब पेंटिंग ही है। ठीक है, बहुत बड़ी पेंटिंग है ये। काफी खराब भी हो गई है, अब तो उसको रिस्टोर करने की कोशिश की गई, लेकिन पेंटिंग की ऊंचाई लगभग 4.6 मीटर और चौड़ाई 8.8 मीटर है। दीवार पर यह भाव लाना, सारा टेक्निक आप यूज कर लोगे, कैनवस पर अलग बात है। खैर, अब मिलान के दरबार में उनको एक नाटक का वो बनाने के लिए ऑर्डर मिला। आप इतने कलाकार आदमी हैं ही, तो एक स्टेज को डिजाइन करिए। तो नाटक वाटक के लिए स्टेज वगैरह बनाते हैं, ये सब उनके डायरी से मिलता है कि स्टेज का भी डिजाइन उन्होंने बनाया था, पर्दे कहाँ से आने चाहिए, यहाँ तक कि एक्टर्स की पोजीशनिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी वो सब लिखा था इसमें। और इधर से जो एक्टर आएगा उसके क्या भाव होने चाहिए, इधर से क्या एक्टर आएगा। मतलब ही वाज इनटू ड्रामा आल्सो, थिएट्रिकल आल्सो, कंप्लीट पॉलीमैथ आदमी। इसको भी मास्टर कर लिया इन्होंने। ठीक, लास्ट सपर पूरा हो चुका है। रेनेसा काल में अब बहुत ज्यादा उनकी उपलब्धि होने लगी है। अब इसको नोटिस किया फ्रांस के राजा ने, और फ्रांस के राजा ने पता क्या किया। फ्रांस के राजा कौन है, याद आ गए। इन्होंने वापस आके आक्रमण कर दिया और लुडोविको स्फोर्जा को हराकर भगा दिया, वहां से कैप्चर कर लिया। ठीक, लुडोविको के साथ इनको भी भागना पड़ा, लियोनार्डो को भी भागना पड़ा मिलान से। ये वही राजा हैं बाय द वे। अब इनका दिमाग देखो, इनको ये लियोनार्डो के फैन तो थे ही। याद करो वो कौन सा पेंटिंग मिला था इनको। तो ये जब पहुंचे और जब इन्होंने द लास्ट सपर सुने ही थे, बना है अभी ताजा ताजा बना है, देखा जब लास्ट सपर, तो पता है क्या कर रहे थे। इन्होंने अपने सैनिक को बोला कि ये पूरा दीवार काट के ले चलो, पूरा दीवार ही ले जाएंगे हम चोरी करके। और सैनिक जब उन्होंने शुरू कर भी दिया था तो खराब करने लगे पेंटिंग, तो छोड़ दिया उन्होंने, दीवार काट कर। अलग पागल होते थे लोग पहले के। हाँ, तो उन्होंने बड़ा ही भीषण आक्रमण किया और एक्सपेरिमेंटल करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें गड़बड़ की इन्होंने। और लेकिन अब वहां पर आके इन्होंने कब्जा कर लिया था उस राज्य में। ठीक है, ऑल राइट। इजाबेला देस्ते इटालियन रेनेसा की फर्स्ट लेडी स्फोर्जा और लियोनार्डो को स्वागत करती है। बहुत इंपॉर्टेंट थी ये लेडी। इनकी पेंटिंग का भी ये बनाना शुरू किया, वही है वो, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। उनका नाम है इजाबेला देस्ते। अब वहां पर वो पहुंचे, वो गए मंतुआ। मंतुआ पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी में काफी उथल पुथल रहा और इस वक्त उन्होंने बहुत बड़ी कोई रचना नहीं की। ऐसे कार्टून स्केचेस और नॉर्मल स्केचेस बनाए उन्होंने। ठीक है, मंटुआ में जिंदगी उनकी थी, क्योंकि अब उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना करने के बाद भी भागे ही जा रहे हैं।
तो बंजारी जिंदगी कब तक जिएंगे, राइट? ओके। 1500 और 1502 के काल में लियोनार्डो ने जो कर दिया, ये आप सुनकर पागल हो जाएंगे। मोनालिसा तो मुझे नहीं लगता कि इसके सामने कुछ भी है। इनको वहां के राजा ने बोला कि आप जाके हमारा शहर भ्रमण करके एक नक्शा क्यों नहीं बनाते। लियोनार्डो ने पता क्या किया, वो पूरा राज्य पैदल घूम गए, पूरा राज्य पैदल घूम गए। और आपको पता है ग्राउंड प्लान उन्होंने जो बनाया वो ये था, पूरा राज्य, सीलिंग, दीवार, एक एक चीज नापी हाथ से, हर एक घर नापा, हर एक गली नापी, हर एक नाले नापे, हर एक पेड़ नापा, और ये प्लान बनाया था उन्होंने। आज भी गूगल सैटेलाइट से जब ये मिलाया जाता है इस जगह का, तो ये 90% सिमिलर है। हाथ से नाप दिया पूरा शहर, हाथ से। इसमें कोई भी चीज आउट ऑफ विड्थ नहीं है। और फिर ये सारी चीजें करने के बाद वो वापस लौटे और उनकी प्रसिद्धि बहुत सारा बढ़ गई। उसके बाद वहां पर एक बहुत ही अमीर सिल्क मर्चेंट्स वो मिलते हैं। यहां पर सुनो बहुत ध्यान से, ये कहानी बहुत जरूरी है। एक बहुत ही अमीर सिल्क मर्चेंट से मिलते हैं, जो कि ये थे, जिनका नाम था फ्रांसिस्को डिल गियोकोंडो। एक अमीर फ्लोरेंटीन सिल्क मर्चेंट थे। उनकी पत्नी लीजा गेरादीनी को उनको एक पेंटिंग गिफ्ट करनी है, क्योंकि इन दोनों ने कमाई से घर खरीदा है। लीजा गेरादीनी बड़ी सुंदर और प्यारी स्त्री है, और उसको वो चाहते हैं कि घर में पहली पेंटिंग गिफ्ट की जाए और पोर्ट्रेट गिफ्ट की जाए। और लियोनार्डो को बोलते हैं कि आप ये बनाओ, अच्छे खासे पैसे मेरे से ले लेना। और लियोनार्डो शुरू करते हैं, लेकिन लियोनार्डो बिंग लियोनार्डो खत्म ही नहीं कर पाते हैं। 3 साल तक एक वेरिएशन बनाए, थक गए। फिर ऑब्जर्व किया कमी है, और 2 साल, फिर और 2 साल, फिर और 2 साल, ऐसे करते रहे। ठीक, एक तो ये तो एआई जनरेटेड इमेज है, लेकिन बहुत बहुत 99% एक्यूरेट थी। मोनालिसा वैसी दिखती थी जो असली स्त्री थी। और उसके बाद उन्होंने (1440) के युद्ध, फ्लोरेंस की जो मिलान के ऊपर जीत हुई थी, याद है? उधर फ्लोरेंस याद है, जहां पर पिताजी पहले रहते थे। फ्लोरेंस ने भी मिलान के ऊपर जीत हासिल की थी लड़कर। ठीक, उस सीन को बनाने का असाइनमेंट मिला। ये बहुत बड़ा कमीशन है, साथ साथ मोनालिसा चल रही है। ठीक, समझ गए? एक दीवार पर यह बन रहा है, बगल में एक और लड़का आया है, यंग। वो तो काफी एज हो गई है उनकी। और देखो, जैसे एक दीवार है, एक दीवार पर लियोनार्डो को मिला है ये पेंटिंग बनाने के लिए। एक और दीवार पर बैटल ऑफ अंगियारी की बनाने का, अंगियारी का असाइनमेंट एक लड़के को मिला है। पता वो लड़का कौन है? लियोनार्डो और वो दोनों मिलते हैं। लियोनार्डो बोलता है बड़े यंग हो, बताओ क्या नाम है? पेंटिंग का आउटलाइन देख के लियोनार्डो थोड़े इंप्रेस हो गए थे, क्योंकि इतना अच्छा आउटलाइन बना दिया था उसने। बोलते हैं कि नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, कौन हो? बोलते कि हाय, मैं माइकल एंजेलो। और लियोनार्डो बोलता है कि अच्छी ड्राइंग कर लेते हो तुम, अच्छा बनाते हो, नॉट बैड। और कहते हैं, ये इसका प्रमाणित नहीं है, कि लियोनार्डो जब ये बना रहे थे तो घूम घूम के उसकी पेंटिंग देख रहे थे। और पहली बार एक कॉम्पिटिटर मार्केट में आया था। ये समझ नहीं आ रहा था लोगों को कि इस कंपटीशन को किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि ये बच्चा कमाल बना रहा है, इस लेवल का बना रहा है कि फुमाटो इनसे भी बढ़िया कर दे रहा है। अब भाई, हर गुरु का एक शिष्य तो आता ही है आगे, जो कि चमत्कार करेगा।
लेकिन ये बात लियोनार्डो को अच्छी लगी नहीं। इतने सालों तक टॉप रैंक रहने के बाद जब आपके ऊपर कोई आता है तो आपको यही फीलिंग आती है, क्योंकि नया जज्बा, नया जुनून, नई नई उपलब्धियां। तो ये दोनों एक ही जगह बनाई गई हैं। ये बहुत फेमस जगह है बाय द वे। ऑलराइट, अब उसके बाद देखो बहुत सुंदर चीज होती है। एक कमिटी बनाई जाती है, ठीक है, और वहां पर माइकल एंजेलो, पहले मैं माइकल एंजेलो के बारे में थोड़ा बताता हूं। ये यंग लड़के को एक बहुत ही पुराना मार्बल का एक टुकड़ा दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम इसमें काम करो, एक सुंदर आकृति बनाओ, ठीक है, डेविड की। माइकल एंजेलो बोलते हैं ठीक है मैं बनाता हूं। माइकल एंजेलो ने बना दी। पहले प्लान क्या था, यहां सुनो ध्यान से। पहले प्लान ये था कि माइकल एंजेलो का जो मूर्ति है जो ये बनाएंगे, ये किसी छत पर रखना है, किसी एक जगह के छत के ऊपर बनाने के लिए बनाया गया था। और माइकल एंजेलो बनाते हैं डेविड। डिटेलिंग देखो, साइड से डिटेलिंग देखो। ये देखकर लोगों ने बोला कौन भाई, क्या ये इसने बनाया है, ठीक है। ये इतना जरूरी हो गया था कि इसके ऊपर बात हो कि एक कमिटी बना दी गई केवल इसके लिए, और उसमें लियोनार्डो सीनियर मेंबर है। टॉपिक ऑफ कमिटी, ये रखा कहां जाएगा? लियोनार्डो के राय में ये कहां रखा जाना चाहिए था पता है? लियोनार्डो के राय में रखा जाना चाहिए था एक किसी बहुत ही सुंदर म्यूजियम के अंदर, क्योंकि एक तो ये पेंटिंग इतनी भारी और इतनी बड़ी थी कि इसको जहां पर रखने के लिए बनाया जाना था वहां इम्पॉसिबल था, हाथ से तो चढ़ा ही नहीं सकते थे। टनों टन की ये मूर्ति है, ठीक है, तो वो तो इम्पॉसिबल है। कमिटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। मूल रूप से फ्लोरेंस कैथेड्रल के छत पर बनाने के लिए है, लेकिन माइकल एंजेलो ने बोला कि इसको हम एक कवर्ड गैलरी के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो ये थोड़ी रॉ, उतनी अच्छी क्वालिटी की मार्बल नहीं है, खराब हो जाएगी। आर्टिस्ट डिस्कशन। लेकिन बाकी सारा जो बाकी का जो टीम था, जो सामने ओपोनेंट थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ये शहर के बीचों बीच होना चाहिए जहां पर सब लोग देख पाए, क्योंकि हमारे विक्ट्री का सिंबल है। डेविड विक्ट्री का सिंबल है। लेकिन उन्होंने आर्टिस्टिक तरीके से नहीं सोचा। उन्होंने लियोनार्डो के इस सुझाव को पता किस तरीके से लिया? ये जल रहा है, इसीलिए बोल रहा है कि छुपा के रखो। फाइनली कमिटी इस चीज को तय करती है कि ये बाहर ही रखा जाएगा, अंदर नहीं रखा जाएगा। तो काफी टाइम तक बाहर रखने के बाद फाइनली उसको जिस जगह पर शिफ्ट किया जाता है, वहां तब से आज तक है जिस म्यूजियम में डेविड है, ठीक है। ऑलराइट, लियोनार्डो के पिता की मृत्यु जुलाई 504 में हो गई। जब ये सब चल रहा है, पिता से भी बहुत प्रेम करते थे, सारी चीजें करते थे। ऑलराइट, अब कुछ ही साल बच गए उनकी जिंदगी के आखिरी। उसमें अब देख लीजिए, उन्होंने ऐसे स्केचेस बनाए और 23 अप्रैल को 1519 को, कुछ समय पहले जब वो मरने वाले थे, उन्होंने अपनी सारी डायरी ऑफिशियली अपने शिष्यों को सौंपी और उन्होंने कहा कि इसको संभाल कर रखना, ये हमारी धरोहर है, हमको इसको आगे लेकर जाना है। जो भी करोगे ऐसे ही करना, निष्पक्षता से करना। ये कभी भी फैक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं है कि लियोनार्डो कैसे मरे, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो पैरालाइज होकर मरे थे, ठीक। अब जॉर्जियो वासारी एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे उस टाइम के हिसाब से, उन्होंने जो एनालिसिस किया उसी की वजह से ये सारा डेटा हमारे पास आज मौजूद है। उन्होंने कहा कि राजा फ्रांसिस खुद लियोनार्डो के सिर को गोद में लेकर उन्हें मरते हुए देख रहे हैं। ये बहुत रोमांटिक कहानी है, जिसके बाद कई पेंटिंग, जैसे इंग्रिस की पेंटिंग में दिखाया गया है। ये एक इंग्रिस की पेंटिंग है जिसमें राजा के गोद में लियोनार्डो मर रहे हैं।
ये इकलौता विजुअल है लियोनार्डो के मरने का, जो कि इंग्लिश के उसमें है, और बड़ी ही कमजोर हालत में लियोनार्डो है, सफेद दाढ़ी है, और राजा बहुत रोमांटिकली देख रहे हैं। यहाँ पर रोमांस वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये दिखाया जाए कि दोनों प्यार भी करते थे एक दूसरे को, और उन्हीं के गोद में लियोनार्डो की मृत्यु हुई थी, ऐसा इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो। और लियोनार्डो के चले जाने के बाद मोनालिसा सामने आती है। लियोनार्डो के चले जाने के बाद सभी पेंटिंगों पर दौर होता है। जैसे मोनालिसा खास क्यों है, मैं जल्दी से 1 मिनट में बता देता हूं। मोनालिसा के ये बालों की तरफ ध्यान से देखो, केवल बाल देखना। देखिए, आप देख रहे हैं, जब आप बाल देख रहे हैं तो आपके पेरिफेरल विजन में ये हंसती हुई दिख रही होगी, देख रहे हैं। अब आप उसके स्माइल को देखिए, अब वो हंस नहीं रही है। अब आप उसकी आंखों को देखिए, अब स्माइल चेंज हो चुकी है। पीछे बहुत सारी चीजें हैं, उल्टी बहती हुई नदी, इनमें बहुत सारे रहस्य छुपा रखे हैं। इधर वार्म कलर्स है, इधर कूल कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें सीजन का चेंज, भावनाओं का चेंज, ये सब दिखाया गया। और मोनालिसा क्यों फेमस हुई लियोनार्डो की, बाकी पेंटिंग क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि आज भी मोनालिसा उतना ही फेमस है और उतना ही बज़ बना कर रखती है। छोटी सी पेंटिंग है, इतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोचते हैं, और इसको टाइटल मिला है कि दुनिया की इकलौती जीवंत पेंटिंग है। दिस पेंटिंग इज अलाइव। ये पेंटिंग जीवित है, और इस पेंटिंग के साथ जीवित हैं लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची को आप अपने जहन और अपने आर्ट से कभी निकाल नहीं पाएंगे। आर्ट के इतिहास में जब भी आगे नाम होगा, इन्हीं का नाम होगा। ये व्यक्ति स्पेसक्राफ्ट, फ्लाइंग मशीन, रोबोट, इन्होंने आधुनिक तोप बनाने के, वेपन्स बनाने के मशीन के डायग्राम्स बनाए। राइट ब्रदर्स ने उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके फ्लाइट बनाई थी। इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी का अलग चरण इस्तेमाल किया। इन्होंने धरती नाप कर आर्किटेक्चर सीखा है। ऐसा कोई आर्किटेक्ट स्टूडेंट देखा है कभी? इन्होंने फुमाटो किया, कायरोस्क्यूरो किया, इन्होंने द लास्ट सपर बनाया, वो भी मेरे लिए तो जीवंत ही पेंटिंग है। और ये सभी चीज एक ऐसे बच्चे ने की जिसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है। I called him a very beautiful, illegitimate child of this universe. Thank you so much. I hope आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड हम इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे रेनेसा में आगे। इसके लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट है, उसको आप जरूर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप बार बार देखिए ताकि आप टाइमलाइन को ठीक से समझ पाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।